नमस्कार, मैं अजय कुमार। इस महामारी के वक्त में हल्की फुल्की आंच में तपती हुई नेपोटिज्म की डिबेट बहुत लंबी खिंच गई। पिछले कुछ समय से देखा जाए तो जहां खबरें 3-4 दिन के बाद अपना दम तोड़ देती थीं, वहीं यह डिबेट सिने अभिनेता एक्टर सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद से चली आ रही है। लेकिन फिर भी लगता है कि नेपोटिज्म के इस डिबेट ने अपना सही संदर्भ हासिल नहीं किया है। उस संदर्भ पर जाकर नेपोटिज्म की डिबेट नहीं की जा रही है जिस संदर्भ से इस प्रवृत्ति का खात्मा होते दिखे, बल्कि अभी भी नेपोटिज्म के इर्द गिर्द रची गई सारी बातचीत नेपोटिज्म के जाल में ही फंसती दिखाई दे रही है। कोई अगर पूछे कि नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, तो अधिकतर लोग समाज में प्रचलित मुहावरे के मुताबिक जवाब देंगे कि जिस तरह से डॉक्टर के लड़के का डॉक्टर बनने का चांस अधिक होता है, इंजीनियर के लड़के का इंजीनियर बनने का चांस अधिक होता है, कलेक्टर के लड़के का कलेक्टर बनने का चांस अधिक होता है, नेता के लड़के का नेता बनने का चांस अधिक होता है, उसी तरह से एक्टर के लड़के का एक्टर बनने का चांस अधिक होता है और तमाम तर में भी यही होता है। यह तो समाज की रीत है, सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलेगी। इसी बात को थोड़ा थ्योरेटिकल ढंग से समझे या इसको सिद्धांत में गढ़ें तो बात यह होगी कि किसी व्यक्ति के लिए किसी पेशे में जगह बनाने और उसमें कामयाबी हासिल करने की संभावना तब बढ़ जाती है जब पहले से उस पेशे में उस व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य, रिश्ते नाते का कोई सदस्य, जान पहचान वाला कोई साथी पहले से ही मौजूद हो। अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो दुनिया के तमाम बड़े पदों पर ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जो नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का समर्थन करते हैं। या यह कह लीजिए कि दुनिया का 90% इतिहास नेपोटिज्म के दास्तान से भरा पड़ा है। सामंत, राजा, मंत्री, सैनिक और उसके बाद लोकतांत्रिक समाज के नेता, सबका अधिकतर हिस्सा नेपोटिज्म की प्रवृत्ति में रचा बढ़ा है। कहने का मतलब यह है कि नेपोटिज्म किसी खास क्षेत्र तक सीमित नहीं है। केवल बॉलीवुड को ध्यान में रखकर नेपोटिज्म की बहस की जाएगी तो यह बहस का हिस्सा बनकर रह जाएगी। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इससे कोई सार्थकता नहीं आएगी। इसलिए अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो नेपोटिज्म के जड़ तक पहुंच सकते हैं। नेपोटिज्म की जड़ यह है कि दुनिया में आखिरकार काबिल कौन है। इसको पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काबिलियत बनाने या काबिलियत से दूर रखने के पीछे बहुत सारी वजहें काम करती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया में संसाधनों का बंटवारा बराबर तरीके से नहीं हुआ है। आदर्श तो यह कहता है कि इस दुनिया में कोई जन्म लेते ही इस बात का अधिकारी बन जाता है कि वह गरिमापूर्ण जिंदगी जी सके, उसे वह सारा माहौल मिले जिसकी मदद से वह अपनी सारी संभावनाएं हासिल कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कईयों के पास इतनी अधिक सुख सुविधाएं होती हैं कि वह जीवन का मर्म ही नहीं समझ पाते हैं, और कईयों की जिंदगी इतनी बदतर होती है कि वह जिंदगी ही नहीं जी पाते। पैसे और पूंजी के बलबूते यह गैर बराबरी और गहरी होती जा रही है। इस घनघोर गैर बराबरी वाली दुनिया में बहुतों के लिए काबिलियत हासिल कर पाना ही नामुमकिन होता है। इसलिए अगर यह कहा जाए कि समाज के भीतर की नाइंसाफियां इतनी गहरी हैं कि वह स्वाभाविक तौर पर सबके लिए काबिल होने का माहौल नहीं गढ़ पाती हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। भारतीय समाज में तो इस गैर बराबरी का सबसे बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। 1% आबादी के पास 70% संपदा है। ऐसे में झारखंड के किसी इलाके में कोई नट नटनी शानदार अभिनय करते हुए जिंदगी गुजार रहे हों, वह कैसे खुद को भरोसा दिला सकते हैं कि वह आगे जाकर भारतीय सिनेमा में मौजूद चमचमाते हुए चेहरों के साथ कंपटीशन कर पाएंगे। यानी कि एक बहुत बड़ी आबादी कम संसाधनों की वजह से काबिलियत की रेस में शामिल ही नहीं हो पाती है। उनके अंदर किसी तरह की संभावना ही नहीं पनपती है। अगर संभावना पनपती भी है तो ऐसे लोग रेस से कोसों दूर रहते हैं। इसके साथ भारतीय समाज में जाति की बाधा को कौन नकार सकता है। ऊंची जातियों की सांस्कृतिक पूंजी इनके लिए पढ़ना लिखना जितना आसान बना देती है, उतनी निचली जातियों के लिए नहीं करती। उदाहरण के तौर पर किसी के घर में पहले से ही कोई सरकारी नौकरी में हो तो उसके लिए सरकारी नौकरी की परीक्षा पास करना उतना आसान नहीं है जितना जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है। इस एक बाधा ने कई समुदाय को बहुत लंबे समय से पीछे धकेल रखा है। बहुत सारे लोग मन बांधकर काबिलियत के रेस में भाग लेते हैं, हाफते हाफते लकीर तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर न जाने भेदभाव का कुछ ऐसा जाल फेंका जाता है कि वह लकीर पर पहुंचकर पीछे रह जाते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों से निकले निचली जातियों के कई छात्रों की यही दास्तान है, और अब भी ऐसे कई छात्र अफसोस करते हुए मिल जाएंगे
कि प्रोफेसर साहब को महज सिग्नेचर ही तो करना था, लेकिन मैं उनकी जाति का नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी मदद नहीं की। इन्हीं सब कहानियों की वजह से भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान में निचली जाति के विद्यार्थियों और शिक्षकों की मौजूदगी नाम मात्र की है। यानी अगर हम भारतीय समाज पर मौजूद नेपोटिज्म पर बात करें, लेकिन आर्थिक असमानता और जाति पर बात नहीं करें, तो इसका मतलब होगा कि हम नेपोटिज्म की बहस में सार्थकता में नहीं ढाल रहे हैं, न ही इसके सबसे मजबूत जड़ पर हमला कर रहे हैं। इसलिए मौजूदा समय में भारत में चल रही नेपोटिज्म की बहस केवल बहस लगती है, उसमें सार्थकता का हिस्सा गायब लगता है। इस गहरे पहलू के अलावा नेपोटिज्म की बहस को थोड़ा दूसरे तरीके से भी देखने की कोशिश करते हैं। कुछ सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया जाए तो कर्म क्षेत्र से जुड़े बहुतेरे क्षेत्र ऐसे हैं जिसके बारे में यह नहीं पता कि अमुक पेशे में एंट्री कैसी पाई जा सकती है। अगर एंट्री पा ली गई तो आगे बढ़ने का तरीका क्या है? अगर सब कुछ है तो अचानक से बाहर क्यों निकाल दिया जा रहा है? कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे पेशे में कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है। जैसे कि दुकानदारी में हो सकता है कि दुकान में काम करने वाला मजदूर दुकान चलाने में दुकान के मालिक से ज़्यादा माहिर हो, ज़्यादा योग्य हो, लेकिन दुकान का मालिक ही दुकान के लिए सारे काम करता है, जो दुकान का मालिक होने की वजह से उसके पास बिना किसी योग्यता के होते हुए भी चले आते हैं। यह उदाहरण थोड़ा अटपटा लग सकता है, क्योंकि हम सब ने कामों की जिस तरीके की श्रेणी बांटा है, उसमें हम केवल उन्हीं कामों के बारे में सोचते हैं जो काम समाज की नज़र में धन और नाम कमाने की जगह होता है। इसलिए एक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वकालत जैसे पेशे काम समझ में आते हैं, बाकी सब मजबूर लोगों के मजबूर किससे। इसलिए हम नेपोटिज्म का सही आकलन नहीं लगा पाते। एक कुशल मजदूर को दुकानदारी में प्रबंधन का काम ना मिलना वैसे ही परेशान कर सकता है जैसे एक शानदार वकील को तब परेशान होता है जब सारी योग्यता होने के बावजूद भी उसे अपने वकालत करने का हुनर दिखाने का मौका नहीं मिलता है। अब सवाल उठता है कि नेपोटिज्म की वजह से पनपे इस सामाजिक रोग को कैसे दूर किया जाए। कैसे ऐसा हो कि देश के 500 परिवार पूरी न्यायपालिका को कंट्रोल नहीं करे? कैसे ऐसा हो कि कुछ लोगों का परिवार ही भारतीय राजनीति का हिस्सा ना बने? कैसे ऐसा हो कि सबके साथ न्याय हो पाए? इसका ठोस जवाब ढूंढने की जरूरत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर त्रिलोचन चौहान कहते हैं कि बॉलीवुड और राजनीति की दुनिया में नाम कमाने की चाहत रखने वाले 99% लोग एंट्री की दहलीज पर आकर दम तोड़ देते हैं। अधिकतर इस दुनिया में घुस ही नहीं पाते हैं। राहुल गांधी के लिए राजनीति जितनी आसान है, इतनी आसान एक कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता के लिए नहीं है। जावेद अख्तर के बेटे बेटियों फरहान अख्तर और जोया अख्तर भले ही अपनी काबिलियत का झंडा खुद को टैलेंटेड कहकर फहराए हों, लेकिन असलियत तो यह है कि जितनी आसान तरीके से एंट्री इन लोगों की हो गई होगी, उतनी आसान तरीके से दूसरे अभिनेता अभिनेत्रियों और निर्देशकों की नहीं होती हैं। कईयों को तो सालों साल इस बात में गुजर जाते हैं कि आखिरकार किसी पेशे में एंट्री करने का रास्ता क्या हो सकता है, वह रास्ता क्या है। छपरा के राजेंद्र कॉलेज के प्रोफेसर चंदन श्रीवास्तव इस पहलू पर अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि भारतीय समाज के लोग व्यक्ति से ज़्यादा समाज को तरजीह देते हैं। अभी हम लोगों ने यह नहीं सीखा है कि व्यक्ति का महत्व क्या है। हमारे अधिकतर फैसले अभी भी समाज के दबाव में होते हैं। हमारे फैसलों पर समाज का दबाव होता है। इसलिए अभी भी बहुत सारे विचारक कहते हैं कि भारत एक आधुनिक समाज नहीं बन पाया है। यहाँ के लोगों के भीतर समाज का दबाव अधिक है। इसलिए भारतीय राजनीति में जाति अभी भी हावी है। गैर बराबरी का स्तर अभी भी गहरा होता है। लोग समाज के संदर्भ में फैसले लेते हैं। हिंदू सोचते हैं खुद को, मुस्लिम सोचते हैं, ओबीसी सोचते हैं, एससी एसटी में खुद को ढालकर देखते हैं। इसलिए राजनीति में नेपोटिज्म हावी रहती है, क्योंकि जितने अधिक मान्यता समाज किसी गांधी या लालू यादव के परिवार को देता है, उतनी अधिक मान्यता सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता को नहीं देता है। जहाँ तक बात रही सिनेमा की, तो सिनेमा की दुनिया में नेपोटिज्म है, लेकिन इसका स्वरूप बदला है। सिनेमा तकनीक पर निर्भर करती है। पहले तकनीक पर कुछ लोगों की मोनोपोली हुआ करती थी, अब तकनीक पर कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं रहा। तकनीक अब सबके दायरे में है। पहले कुछ लोगों के ही पास कैमरा हुआ करता था, एक दो ही पर्दा हुआ करता था, लेकिन अब पहले से ज़्यादा लोगों के पास टेक्नोलॉजी तक पहुंच है। इसकी वजह से सिनेमा तक लोगों की पहुंच बढ़ी है। पहले केवल सिनेमा हॉल का पर्दा हुआ करता था, अब टीवी का पर्दा है।
टीवी पर कई सारे चैनल के पर्दे हैं, इंटरनेट है, यूट्यूब है। अब तो सिनेमा की दुनिया बहुत अधिक बड़ी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन टीवी चैनलों के जरिए जो जानकारी मिल रही है वह निपोटिज्म की बात कर रही है। लेकिन इसे ध्यान से समझना चाहिए, यह निपोटिज्म से थोड़ा अलग है। यह गुटों में शामिल होने की कोशिश में मिली नाकामयाबी है। धन का एक चरित्र होता है, पैसे का एक गुण होता है कि वह गुटबाजी को भी न्योता देता है। जिनके पास बहुत अधिक पैसा होता है वो अपनी मनमर्जी से गुट बनाते हैं और इन गुटों में रहने वाले लोगों को कुछ फायदा मिलता है। अगर इस गुटबाजी का दायरा इतना अधिक बढ़ जाए कि किसी को काम ही ना दिया जाए या किसी को काम ही ना मिले तो यह बहुत खतरनाक हो जाता है। इतना खतरनाक कि एहसास हो कि हमने सब कुछ गंवा दिया, अपनी काबिलियत दिखाने का मौका ही नहीं मिला, लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। भारत में सिनेमा, राजनीति, क्रिकेट जैसे क्षेत्र धन और नाम कमाने का क्षेत्र होते हैं। इसलिए अधिकतर लोगों को लगता है कि सारी खूबियां यहीं पर हैं, सारी कमियां भी यहीं हैं, जबकि इन सारी खूबियों और कमियों की जड़ें समाज और व्यक्ति के अंदर धंसी होती हैं। इसलिए सिनेमा को इस समय निपोटिज्म से ज़्यादा दिक्कत गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। यह गुटबाजी हर जगह देखी जा सकती है। भारत में जजों की दुनिया में भी यही काम कर रहा है। इसलिए कहने वाले कहते हैं कि 500 परिवार पूरे भारत की जुडिशरी को चला रहे हैं। यह तभी खत्म होगा जब लोग अपनी प्रिविलेज को समझकर उसका बंटवारा करने के लिए तैयार होंगे। यह एक तरफा प्रोसेस नहीं है, यह हमेशा दो तरफा होता है। जैसे निचली जातियों ने अपने साथ होने वाले नाइंसाफियों को समझकर आरक्षण की मांग की, ठीक वैसे ही जब काबिलियत की होड़ लगनी शुरू होगी, लोग अपने हकों को समझेंगे, तभी यह प्रिविलेज खत्म करने की मांग बढ़ेगी और भारतीय लोगों के अंदर काबिलियत तभी भरी जा सकेगी जब वह आर्थिक तौर पर सशक्त होंगे और जातियों से मुक्त होंगे। यानी नेपोटिज्म की प्रवृत्ति का समाज से खात्मा तभी होगा जब सबके अंदर काबिलियत भरने वाला माहौल होगा। शुक्रिया।